मैं आपको एक ये कराऊंगा, इसके बाद दूसरा हम करेंगे, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन आज हम ये करेंगे थोड़ा सा। लेकिन साथ में आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करते रहें और मुझे दिखाते रहें कि जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ताकि पता लग जाए कि आप लोग कितना ज़्यादा अपनी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इकोनॉमी में डेफिनेशन आप लोगों को सबको पता ही होगी इसकी, कि टू मैनेज स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, कि आप इकोनॉमी ये है कि आप स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इकोनॉमी। अब ये कितने टाइप की हैं? बेसिकली हम इसको डिवाइड करेंगे 3 इसमें। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा इसकी, एक प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे। ठीक है, ताकि आप लिख सकें, जहाँ आपको क्रिटिसाइज़ करने को कहा जाए वहाँ आप क्रिटिसाइज़ करें, जो क्रिटिकल वो लिखें, और जो उसके जो प्रोज हों वो कम कर दें, यानी कॉन्स को बढ़ा दें और प्रोज को कम कर दें। ठीक है, और जहाँ कहा जाए इसको मतलब इसके बारे में आपको वर्डिंग से समझ में आ जाएगा इसके बेनिफिशियल में नहीं है, तो वहाँ आप इसके तारीफ़ों के पुल बांध दें। ये 2 तरीके मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि आप अगर राइट विंग के जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने न्यूज़पेपर बताए थे, वाशिंगटन पोस्ट ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें, ये आपको हमेशा प्रेस करते हुए नज़र आएंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, बहुत मशहूर है। क्यों, क्या किया इसने? बहुत अच्छी इंग्लिश की है। ये क्या है, इसके बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो हमारे जो फ्रेजेस बन गए हैं आजकल, ये है नहीं। इसने बेसिकली इलीट को प्रमोट किया है, मतलब वही बादशाह, वही शहजादे, वही शहजादियाँ, वही उनके किस्से, वही मतलब इलीट के बारे में डिटेल्स, उसके बारे में वो दैट्स फाइन। इसी का कंटेम्प्रेरी था क्रिस्टोफर मार्लो, नाम सुना है आपने इसका? He was a university vet, Cambridge University at that time he qualified, but the king had him killed on the last article, जिस पे वो लास्ट एक नॉवेल लिखा था उसने, 2 नॉवेल लिखे थे, 3, एक आई फॉरगॉट द नेम, अक्सर भूल जाता हूँ उसका, दूसरा है टेम्बरलेन, तैमूर लंग पे लिखा था, तीसरा उसने लिखा था डॉक्टर फॉस्टस। व्हाट अ वंडरफुल ही हैज़ रिटन के जो किंग है हैड हिम किल्ड। उसने क्या किया था, उसमें पूरे आर्टिकल में आवाम की बात करता था, उनकी मिजरीज की बात करता था, ठीक है ना, उनके जो हालात थे उसकी बात करता था। अब जैसे साहिर लुधियानवी है, नाम सुना आप लोगों ने इनका? इनको कहा गया ताजमहल मूवी के लिए एक गाना लिखना था कि ताजमहल में हीरो और हीरोइन को वहाँ दे हैड टू सी ईच अदर, और उस पर हीरो को एक गाना गाना था कि ताजमहल की तारीख में और जो सारी चीज़ें वो लिख कर लेकर आया क्या, और वो फिर पिक्चराइज भी हुआ गाना। क्या था कि ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेके हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ठीक है, अब इसमें क्या था, अब अगर ताजमहल की तारीफ़ करना चाहता तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके लिए कहने के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी पूरी गज़ल है। अगर आप कभी नेट पे जाके इसको पढ़ें या आपके पास उसकी साहिर लुधियानवी की किताबें तलखियाँ वो पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि उसमें किस तरीके से उसने डिपिक्ट किया है इसके बाद पूरे के पूरे की कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये जो सिचुएशंस हैं
आपको मतलब कि कब प्रेज करना है, कब आपको क्रिटिसाइज करना है, ये आना चाहिए। ठीक है। एक अच्छा, इकोनॉमी कौन कौन से टाइप की होती है? एंशियंट टाइम से चलती चले आई कैपिटलिज्म। इसके जो रूह रवा थे वो साहब थे एडम स्मिथ, नाम सुना आपने? इन्होंने किताब लिखी है इंक्वायरीज इनटू द नेचर फॉर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन के नाम से मशहूर इनकी किताब है। ठीक है। इन्होंने डिवीजन ऑफ द लेबर, डिवीजन ऑफ द वेजेस, इस एम्प्लॉयमेंट, इसके हवाले से पूरी एक डिटेल्ड इंक्वायरी लिखी है। इट्स सो वॉल्यूमिनस बुक वो, लेकिन वर्थ रीडिंग। इनका कहना क्या था कि देखें, वेल्थ क्रिएट होती है इंडिविजुअल यानी लेबर से, यानी कोई भी शख्स मेहनत करेगा तो उससे वेल्थ जनरेट होगी। ठीक है। अब इसमें मतलब, और दूसरी चीज़ क्या कि लेजीज फेयर इकोनॉमी, दूसरा इन्होंने क्या प्रोपोगेट किया कि इकोनॉमी कौन सी होनी चाहिए? लेजीज फेयर, मीन्स नो इंटरवेंशन, नो रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बल्कि मार्केट विल बी रेगुलेटेड बाय इनविजिबल हैंड्स। इनका बहुत ही मशहूर वर्ड है जो इनविजिबल हैंड, वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। एक वर्ड है इकोनॉमी में, प्रिजनर्स डिलेमा, सुना आप लोगों ने? प्रिजनर्स डिलेमा। अच्छा, प्रिजनर्स डिलेमा, आप आमतौर पे इसकी एप्लीकेशन हर जगह है। ये एक प्रोफेसर थे जॉन नैश, एक मूवी भी है इस पर, ब्यूटीफुल माइंड, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, दैट वर्थ वॉचिंग। वो कहते हैं, यही उसमें एडम स्मिथ का ही वर्ड वो उसने फ्रेज़ दोहराया है, लेकिन रीफ्रेज कर दिया उसको। ये क्या है? एडम स्मिथ का मानना था कि जो भी इंसान मोटिवेट होता है वो मोटिवेट होता है सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस पर। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं काम करेगा, वो कॉमन गुड सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करता जब तक कि उसका अपना पर्सनल उसमें कोई इंसेंटिव ना हो। ठीक है। ये बेसिकली बेस है कैपिटलिज्म की, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। ये बेस है इसकी कैपिटलिज्म की कि आपको अपना मकसद आप में होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपको अगर CSS पास ना करना हो, आप यहाँ क्यों आए? नोबडी विल कम। ठीक है ना। अगर अगर फ़र्ज़ करें किसी को भी जितने भी आप वेलफेयर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें चाहे अल्लाह की रज़ा हो, जन्नत का हुसूल हो, लेकिन कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट मौजूद है। ठीक है ना। इसमें भी, इस नेक काम में भी पर्सनल इंटरेस्ट मौजूद है वहाँ पर। ये है बुनियादी चीज़ कैपिटलिज्म की। एडम स्मिथ इसी को प्रोपेगेट करता था।
इसके बाद दूसरी थ्योरी आई। फिर आपने देखा कि ये 1700 आई थिंक 1761 में 1790 में ये मर गया। अब कब पैदा हुआ था इसकी डिटेल नहीं पता कि लोगों को ये पैदा कब हुआ था, लेकिन आज से 330 years ago he was the guy who propagated this theory। और इसी थ्योरी को लेके फिर चार्ल्स डार्विन और दूसरे जो डेविड ह्यूम वो इसी को आगे बढ़ाते रहे, इसी के बारे में प्रोपेगेट करते रहे। अच्छा, एडम स्मिथ के ही कंटेम्प्रेरी था डेविड ह्यूम ने भी यही चीज़ प्रोपेगेट करी। अब आज फिर इसके बाद आए, आप देखें जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी, फ्रेंच कॉलोनीज़ बनी, इसमें जो थीम था, बेसिकली थीम ये क्या, सेल्फ इंटरेस्ट क्या था कि उन्होंने यहाँ से लूट मार करी, जितना पैसा कमाना था, जितना इसने यहाँ पे इधर लोगों का स्क्वीज करना था और टैक्सेशन सिस्टम लगाया उन्होंने, वो सारा बेसिकली क्या था, कैपिटलिज्म। जब इसने लेके आप इसको मैंने किताब बताई थी जो ग्लोबल रिफ्ट, अगर आपने उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ा हो, जो इंडिया एंटर्स इनटू द थर्ड वर्ल्ड, अगर नहीं पढ़ा तो लिख लें दोबारा, इसको पढ़ें जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिफ्ट का चैप्टर नंबर 12 नेट पे अवेलेबल है, इस वक्त ये आउट ऑफ प्रिंट है, ठीक है ना, ये नेट पे अवेलेबल है PDF में। आप इसमें चैप्टर नंबर 12 पढ़ें और फिर आपको पता लगेगा कि कैसे जो दे हैव फ्लीज द इंडिया, फ्लीज द एंटायर कंट्री, और जो उसमें प्रॉस्पेरिटी थी किस तरह से उसको इन्होंने डेस्पेयर किया। आपको इसका राइटिंग स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगेगा, इसने जिस तरीके से लेकर चला है ये, इसमें जो स्टैल्विनोस है साहब हैं, डॉक्टर साहब, ये किस तरीके से लेके तमाम थर्ड वर्ल्ड को लेकर चले और तमाम अपनी जो इसमें डिटेल लेते हुए हर किसी को एंटर कराया इन्होंने कि किस तरह एंटर हुआ, तो आपको नज़र आएगा ओनली कॉलोनियलिज्म वाज द रूट कॉज। तो कॉलोनियलिज्म की जो उसमें भी जो रूट कॉज थी वो क्या थी, सेल्फ इंटरेस्ट, मार्केट इकोनॉमी, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वो आज भी जा रहा है, ठीक है। अब इस पूरे फ़लसफ़े को किसने मतलब सबसे बड़ा डेंट दिया, ये दिया कार्ल मार्क्स, ये जर्मन थे, जर्मन येडिश जीव, ठीक है। इन्होंने, इनका पूरा फ़िलॉसफी थी सोशलिज़म, जैसे आपको नाम से जाहिर है कि सोशलिज़म मीन्स, इन्होंने कहा जो भाई कोई भी प्रोडक्शन होती है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ये बेसिकली पूरी सोसाइटी की लेबर इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये इनका नहीं, ये तमाम इसमें ये करता था प्रोपिगेट सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप, ये करता है कि तमाम सोसाइटी की लेबर और पब्लिक ओनरशिप, ठीक है। मसलन इसने इस पूरे फ़िलॉसफी को, जो तक वॉल्यूमिनस वर्क है, इसने एक किताब लिखी डास कैपिटल। अब डास कैपिटल इसने किताब लिखने के बाद उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ था फ्रेडरिक एंगल्स। इस फ्रेडरिक एंगल्स साहब ने इसमें लिखा एक मटेरियल है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब जैसे रशिया में जब रेवोल्यूशन आया 1917 का, तो उससे पहले जब वो उसको किल करने से पहले जो ज़ार था, वहाँ पे बहुत गुर्बत फैल गई थी, टैक्सेस ही टैक्सेस लग रहे थे, उसकी जो क्लर्जी उनके साथ मौजूद थी और उसके साथ ज़ार के साथ। अब वो टीम क्या किया, उसने उस टीम ने जो तमाम गरीब लोग जमा हो गए थे कि भाई अब हम बादशाह के पास चलते हैं, तो बादशाह रोक दिया उसको, तमाम वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी और वहाँ की जो उसकी टीम थी उसने।
कैबिनेट ने कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते ज़ार से, और ऐसा है वैसा है। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो वहाँ का जो चीफ है उस ऑर्थोडॉक्स का जो क्लर्जी का हेड है उससे जाके मिलते हैं। उसने कहा जाकर वहाँ पर कि देखें मुल्क में इतनी गुर्बत है, यहाँ तबाही है, हर कोई रो रहा है, खून पसीने इनका बह गया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और हाल ये है कि जो बादशाह और उसके वो है हवारी वो सारे मज़े में, तमाम उनको प्लेजर्स हैं, वो आज भी महलों में रह रहे हैं, एक क्लास में सफ़र तमाम उन्होंने अपना डिटेल बताई। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि आप ऐसा नहीं कहो, बादशाह खुदा का अवतार है, ये अल्लाह ताला के किंग जो है ना बेसिकली वो डिप्यूटेड बाय द गॉड। उसने कहा यार अगर ये सारी मिजरीज हैं और कहना है अल्लाह, तो ये अल्लाह की तरफ से, हाँ ये गॉड की तरफ से है, किसी को गॉड दे के आजमाता है, किसी को नहीं दे के आजमाता। उसने कहा अगर ये है तो हम ऐसे गॉड को ही नहीं मानते जो हमारे रुला दिया है उन्होंने मुसलसल 2-3 जनरेशन से और चौथी जनरेशन से, और ये जो है मुसलसल जनरेशन से मज़े में। तो वजह क्या हुई, अब उस बुनियाद पर ये ईजाद किया गया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिस पर नफ़ी का कानून जो है ही नहीं उसको मानना ही नहीं है, सही है, निगेशन ऑफ द निगेशन। ये था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मेन फ़िलासफ़ी। यही इस्लाम में भी है, यही सब में भी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो उन्होंने क्या कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, ला इलाहा, कोई और है ही नहीं, ओनली गॉड। जो है ही नहीं तो उसको मानना कैसा है, नफ़ी का कानून वहाँ पे भी अप्लाई किया गया। इसमें क्या है, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, और प्राइवेट ऑनरशिप। यहाँ क्या है, अब आप कहेंगे कि इसका पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या ताल्लुक है ना, तो होना भी नहीं चाहिए, क्यों है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब क्रिएट हुआ तो कौन सा कैंप ज्वाइन किया था, यूएस कैंप, ठीक है। यूएस कैंप में क्या था, जितने भी इदारे बने आप देखेंगे, अच्छा इसमें जो 2-3 तरीके होते थे, अब स्टील मिल एक लगी, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री वो लगी, सही है, टेक्सटाइल चाइना की ताबत से, कराकरम हाईवे बनी, ठीक है, शारा रेशम, ठीक है, वो जब बनाई गई कराकरम चाइना ने बनाई, स्टील मिल उस वक्त सोवियत यूनियन ने लगाई। इनका भी मोड क्या था देने का कि भाई हम आपको इन कैश नहीं देंगे कर्जा, अगर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इकोनॉमी एंड वेल बीइंग ऑफ द कंट्री देन वी वोंट गिव यू एनीथिंग in cash, will give you in kind, means will develop your infrastructure। तो इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में what do you want, उन्होंने कहा we want steel, and since we are facing your threats from our neighbors and security issues, उन्होंने कहा ठीक है, first they did, यहाँ स्टील मिल लगी, स्टील प्रोड्यूस हुआ, पास किया, वहाँ पे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बना, वहाँ पे वेपन बनने लगे, ठीक है, इवन पाकिस्तान एक्सपोर्टर हो गया। उसके बाद वहाँ पे रोड बनाई गई, जैसे आज भी जो सीपैक डेवलप हो रहा है, सीपैक के लिए आपको तो चाइनीज़ इसके लिए लगा रहे हैं, इस तरह कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ काइंड, यानी कि वो रोड बना रहे हैं, लेबर उनकी आती है, कुछ यहाँ की होती है, ठीक है, लेकिन आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहे हैं। अच्छा एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, आपने नाम सुना होगा मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, डिड यू हियर, किसी ने, शाह वलीउल्लाह का तो सुना ही होगा आप लोगों ने,
इन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया। अब चूँकि वो मौजूद नहीं है, ये मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ऑन द वे टू जर्मनी, रशिया से अफ़गानिस्तान एंड होते होते रशिया में लेनिन से मिले। उन्होंने इस्लाम के बारे में, इस्लामिक सिस्टम जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में लिखा। इनकी किताब है दैट मस्ट रीड, अगर वो मिल जाए तो मिल जाएगी उसे। वह कुरान का शऊर इनकलाब, कुरान का शऊर इनकलाब, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। और एक और है तस्हील हुज्जतुल्लाह बालिगा शाह वलीउल्लाह की, उसको आसान किया है इन्होंने, थोड़ा उसकी शरह लिखी है। हुज्जतुल्लाह बालिगा। अच्छा, पाकिस्तान की जो एंटायर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन, वो है इंटरेस्ट एक्ट 1839। आप लोगों ने पढ़ा है? कोड ऑफ पाकिस्तान पे जाइएगा वेबसाइट पे, पाकिस्तानी कोड, उसमें आप देखिएगा इंटरेस्ट एक्ट लिखिएगा 1839, तो वो आपको नज़र आएगा कि इसको हमारी तमाम इकोनॉमी जो है उस पर बेस कर रही है। मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि वो क्या है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उस वक्त एनेक्ट हुआ था, उस वक्त तो पाकिस्तान बनने से भी 110 साल पहले, 112 साल पहले बन गया। ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली मिक्सचर है सोशलिज़म और कैपिटलिज़म का, ठीक है, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे। इसमें पहला राइट टू इकोनॉमी, दूसरा है लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। ये क्या है? मतलब अगर आपके जैसे आपको कनाडा में आई थिंक अबाउट 25 इयर्स बैक आई थिंक सो एक लॉ पास हुआ था, उसका नाम था उमर लॉ। व्हाट वाज दैट उमर लॉ? अभी भी इन फोर्स है वहाँ पर। क्या है वो? उमर लॉ, नाम ही उसका रखा उमर लॉ। क्यों? उसमें रखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो भी न्यू बॉर्न होगा वो स्टेट की जिम्मेदारी होगा, उसके तालीम, सेहत, उनका रिहाइश, उनको जो उसका ख़र्चा होगा, यानी कि जब तक कि वो अपने पाँवों पे खड़ा ना हो जाए, ठीक है, यानी कि उनकी जो भी उस वक्त के दौर में जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड थी उस वक्त तक वो स्टेट उसकी ज़िम्मेदार है। अच्छा, ये सिस्टम आपने देखा वो सेल्फ इंटरेस्ट पे करता था, ये सोशल इंटरेस्ट पे करता था, ये करता है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मैंने बताया कि उमर लॉ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या एट दैट टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी कंपेनियंस थे वो तमाम के तमाम आप देखें कि क्या थे,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह खुद कहते हैं मैं चरवाहा था, आई वाज अ शेफर्ड, ठीक है, बट द गाय हु वाज अ शेफर्ड वो 1100 माइल्स पे हुकूमत कर रहा था, ठीक है, और वहाँ पे तमाम आज भी लैंड रेवेन्यू में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रेवेन्यू से है, अब रेवेन्यू में जो लैंड मेजरमेंट है उसकी जो असास है, जो सब बेसिक जो मानी जाती है यहाँ पे इराक़ से लेके जो रखी गई वहाँ पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान वहाँ पे, और उसके बाद उसको मॉडिफाई कराया शेर शाह सूरी ने, यह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, हाउ टू मेजर द लैंड, ठीक है। उसके अलावा वेट मेजर करना, जो आज वेट के हिसाब से जो सिस्टम है कि वेट के जो वेट को स्केलिंग बैलेंस करने का वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का, और तीसरा जो आज पूरी दुनिया पुलिस का निज़ाम है वो उमर रज़ी अल्लाह तआला का दिया हुआ, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम था। उसके अलावा जो नॉलेज की हाइट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी वो आज तक उससे हर कोई मुस्तफ़ीद हो रहा है यहाँ पे, जो यानी कि जो कौन सा इसे कहते हैं रैशनल बेस्ड थिंकिंग, रैशनल बेस्ड थिंकिंग वो अली रज़ी अल्लाह तआला ने इंट्रोड्यूस की। बहरहाल मेरा टॉपिक ये इस्लाम पे लेक्चर नहीं है, मेरा टॉपिक इकनॉमी पे है, तो मैं इसको आई विल कट शॉर्ट। इसके बाद राइट टू इकनॉमी आप समझे कि जो भी होगा यानी उसकी ज़िम्मेदारी रोटी, कपड़ा, मकान और तमाम उसके जो अखराजात हैं वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी, सोसाइटी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, सब में वेलफेयर कॉन्सेप्ट होगा, वो आ गया राइट टू इकनॉमी। लेवल्स ऑफ इकनॉमी, अब देखिए इसको ऐसा समझें कि इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी एंड जस्टिस मीन्स फ़र्ज़ करें 10 लोग हैं, 10 घर हैं, अगर सबको कहा जाए हाँ बस 10 किलो आटा है इसको तकसीम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो अगर वो डिवाइड करते हैं कैसे कि ये उसको कि हर किसी को 1-1 किलो दे दो, 10 किलो पूरा हो जाएगा, दैट्स अ इक्वलिटी, बट दैट नॉट द जस्टिस। जस्टिस क्या है, एक के घर में 4 अफराद है, एक के घर में 1 फ़र्द है, 1 किलो इसके पास तो बच जाएगा और उसके पास कम पड़ेगा, ठीक है ना। इस लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए फिर जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़लसफ़ा दिया है वो दिया है इर्तिफ़ाक़ात यानी डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको हीगल ने 4 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट दिया। मीन्स 4 पॉइंट्स क्या थे, उसके भी वही थे जो 100 ईयर्स के बाद हीगल ने बताया, जब हज़रत शाह वलीउल्लाह ने 100 ईयर्स पहले बता दिया था, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुए थे वहाँ पे उस वक्त मुग़ल एम्पररशिप जो है वो ख़त्म हो रही थी, उनका जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन था। अब उस डायनेस्टी में उन्होंने क्या करना था कि जो हालात देखे उन्होंने कहा आगे प्रोग्रेस करने का क्या तरीका है, कुरान से मुझे क्या फैज़ मिल सकता है, तो वो उन्होंने जब स्टडी की, इसी पे कहते हैं मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस, ठीक है। अब ये सारा कंसेप्ट तो आ गया, आपने ये बता दिया इसमें, लेकिन अभी तक हमने उसकी शक्ल देख ली सोवियत यूनियन में, कैपिटलिज्म की देख ली पूरे वेस्ट में, यूएस समेत, बट वी हैवंट सीन दिस इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, होता होगा, लेकिन कोई इसका वो नहीं है, हमारे पास कोई अमली यहाँ पे नहीं है, कोई मज़हर इसका, मतलब नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये तो आ गई इकनॉमिक की डिटेल। अब पाकिस्तान पे आ जाए। सबसे पहले पाकिस्तान, जब पाकिस्तान इधर क्रिएट हुआ, जब पाकिस्तान कैंप में चले गया और तमाम इकनॉमिक क्राइसिस आपके यानी कि वन आफ्टर अनदर 23 टाइम्स ये इसके पास चले गया, IMF के पास, और मुख्तलिफ पाकिस्तान ने जो कंपोजिशन की है वो 4 तरीक़ों से की है। यहाँ असल में प्रेजेंटेशन का सिलसिला नहीं है, मैंने जस्ट नोटेड डाउन समवेयर, माई टेल यू।